हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, हम सब एक भूगोल का सीरीज पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में ढेर सारे वीडियो हमने बना चुका है और आगे भी मेरा प्रयास जारी है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको निश्चित रूप से यकीन दिलाते हैं कि हम एक बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। भूगोल की जानकारी को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर हम क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक, तथ्यात्मक और थ्योरिकल, सिद्धांतिक दोनों ही भूगोल को अच्छे से समझेंगे। इस कड़ी में हमने ढेर सारे वीडियो बना चुके हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आया हो वो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, तो समझने थोड़ा आसानी होगी आगे चलने में। तो दोस्तों, हम पिछला वीडियो पढ़े थे भूगोल में विश्व का मानचित्र। मानचित्र में हम लोगों ने विश्व का राजनीतिक मानचित्र को समझा था। राजनीतिक मानचित्र में हम लोगों ने महाद्वीप, उसके अंदर देश, कुछ विशेष सीमाओं को भी समझा था। आज हम लोगों ने मानचित्र की अगली कड़ी में प्राकृतिक मैप को समझेंगे। दोस्तों, प्राकृतिक मैप समझने से पहले हमें राजनीतिक मैप समझ लेना चाहिए, और तभी प्राकृतिक में थोड़ा समझने में सरलता होगी। इसके पीछे वजह यह है कि हमने बोला या दक्षिण अमेरिका में चले जाइए, ब्राजील देश में ये नदी है, तो आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मैप में समझ में आए कि महाद्वीप कहाँ पर है। इस महाद्वीप में ब्राजील देश कहाँ पर है, या किसी भी देश को हम बोले तो देश कहाँ पर है, उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति क्या बन रही है। जब इसे हम समझेंगे तब तो हम प्राकृतिक समझ पाएंगे। इसलिए पहले राजनीति को समझना उचित होगा। तो जो मित्र ने आज जोड़ा है चैनल में या मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो विश्व के मानचित्र में राजनीतिक मानचित्र जरूर समझें। इसके बाद समझें थोड़ा और सरलता होगी। दोस्तों, हम आज समझेंगे विश्व के प्राकृतिक मानचित्र, जैसा कि हमने पहले ही बोर्ड पे लगा के रखा है। अब देखिए, और एक चीज और विशेष बता रहे हैं हम, जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने पास अपने टेबल कुर्सी पे विश्व का प्राकृतिक मानचित्र खोल लें। हम जहां जहां चलेंगे वहां वहां आप भी चलेगा साथ साथ। हाइलाइटर ले लीजिए, हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइए। कुछ जानकारी मैं बताऊंगा, अगर लगे आपको ये महत्वपूर्ण है, बहुत सारे महत्वपूर्ण बताऊंगा जो तथ्य लिखना होगा। आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि थोड़ा सा दिन में 2-4 दिन हम इसको भूल सकते हैं, तो उसी मैप पे, एटलस पे बगल में छोटा सा भी लिख दीजिए साफ साफ। वो आपका मानचित्र या मैप, वो आपका नोटबुक बन जाएगा। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन उसमें आप लिख दीजिए, हम बताते चलेंगे। फिर बाद में एग्जाम टाइम पर समझने में आपको आसानी होगी। तो जहाँ दिक्कत हो वीडियो पॉज कीजिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, फिर समझिए, फिर लिखिए, हड़ाइएगा बिल्कुल मत। इसीलिए हमने छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। लंबी वीडियो 3 घंटे 4 घंटे नहीं बना रहे हैं, आधे घंटे समथिंग वीडियो बन रहा है। 25 मिनट से लेकर 35 मिनट के अंदर में यही वीडियो मेरे बन रहे हैं। आधे घंटे अप्रोक्स मांग चलते हैं हम, सही रहेगा। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, अब बोर ना हो।
आप आधे घंटे वीडियो को 1.5 घंटे में देखिए, कोई आपत्ति नहीं है, आपको तो पूरा फ्री है। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या ऑनलाइन देखिए, अपने सुविधा अनुसार जो समझ में आए, परंतु पूरी चीज़ों को अच्छे समझिएगा तो ही मज़ा आएगा। अब चलते हैं हम विश्व के प्राकृतिक मानचित्र। दोस्तों, प्राकृतिक मानचित्र में एक पैमाना होता है, या ये हम कहें कि सभी मानचित्र में पैमाना होता है, बिल्कुल सही है। तो प्राकृतिक मानचित्र में एक ये पैमाना इस कोने में दिया हुआ है। इस पैमाने को पहले समझते हैं, इसके बाद हम मानचित्र समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है बीच में, ऊपर पॉइंट बनाइए, समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में। ठीक, नीचे लिखा है समुद्र तल से भूमि के नीचे गहराई मीटर में। इधर ये 0 पे आ जाएगा, इधर ऊंचाई जाएगा, इधर गहराई आएगा। मतलब ये हुआ कि इस पूरे मानचित्र में जो कलर दिख रहा है, इस कलर को इस जगह पे टैली कीजिए, दोनों को आपस में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कलर को देख के आप इसके आधार पर माप सकते हैं कि इस जगह पर समुद्र तल में इतना गहरा होगा या इतना ऊंचा होगा। इस पैमाना के आधार पर, ये मेरा पैमाना दिया हुआ है। जैसे हम मानते हैं ए कलर है, ए वाला कलर दिया हुआ है ना, ए वाला कलर दिख रहा है ना। अब इस पैमाने देखिए ऐसा कलर कहाँ दिख रहा है, देखिए दोस्तों, ऐसा कलर यहाँ दिख रहा है वरना मतलब यह है समुद्र तल से 3000 से 5000 मीटर के बीच में एक जगह गहरा होगा। अब ए वाला कलर देख लीजिए आप, ए वाला कलर कहाँ देखिए हम दिख रहा है, ए वाला कलर दिख रहा है ना। मतलब 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा समुद्र तल से। ये पैमाना समझिएगा। इस पैमाना के आधार पर आप मैप में कहीं पे भी कलर देख के आप अनुमान लगा लेंगे या उसे क्लियर कर लेंगे कि कितना समुद्र से गहरा होगा या कितना ऊंचा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इस पैमाना को जरूर समझिए। न समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जरूर मैं बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतने सरलता से हम बता ही रहे हैं। एक कलर देखिएगा और ये मैप में कहीं देखिएगा, दोनों का आपस में कलर मिलाइएगा, और इस जो लिखा है मीटर में इतना ऊंचा इतना नीचा से आप तुलना कर सकते हैं। अब बात आते हैं दूरी की। तो दोस्तों, हर मानचित्र में एक पैमाना दिया होता है। ये देखिए पैमाना बता रहा है 1 सेंटीमीटर दूरी जाएंगे तो 305 किलोमीटर हम मान लेंगे। अगर यहाँ से हम ऐसे नापें, 1 सेंटीमीटर ना नापें मैप में, मतलब हम 305 किलोमीटर दूरी नाप लिए। अगर आपको ये निकालना हो कि यहाँ से यहाँ तक में कितनी दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक आप सेंटीमीटर टेप उठाइए और नाप लीजिए। जितना आएगा उसमें 305 का इंटू कर दीजिए, आपका जो परिणाम आएगा उतने किलोमीटर की दूरी वो होगी। ये पैमाना दिया हुआ है। दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपको किसी देश की सीमा रेखा नापना है तो कैसे नापेंगे? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए मेडागास्कर बीच में दिया हुआ है, अपने मैप में देख लीजिएगा, यहाँ अगर साफ ना दिख रहा हो तो ये मेडागास्कर। अब मेडागास्कर का आपको पता करना है कि उसका समुद्री सीमा कितना किलोमीटर का है। कैसे नापेंगे? तो टेढ़ा टेढ़ा है, इसको आप एक पॉइंट बनाइए और एक धागा लीजिए और इसे सीमा रेखा ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, बिल्कुल बारीक जैसे जैसे है, थोड़ा बड़ा बना लीजिए आप, और फिर उसे सीधा कर दीजिए धागा को, और उस धागे को आप सेंटीमीटर से नाप लीजिए। जो परिणाम आएगा वो उसका सीमा रेखा होगा, उसके पैमाने के आधार पर सेटिंग करके। ये होता है पैमाने के वैल्यू दोस्तों। इसलिए कोई भी चीज़ यहाँ बना हुआ है उसका एक मेजरमेंट पैरामीटर है। कौन कितना लंबा है, कौन कितना गहरा है, कौन कितना ऊंचा है, इसका कौन सा कलर दिख रहा है, इसके पीछे वास्तविक वजह क्या होगी। समझ में आया? अब चलते हैं आगे दोस्तों। हम प्राकृतिक मैप में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे महासागर।
दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। दोस्तों जो जो हम ने बताया वो पूरा आप शब्द से टिक मार लीजिए मैप में। देखिए कि किस महासागर की लोकेशन कहाँ है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा। अब क्वेश्चन मानचित्र बेस पे भूगोल में बहुत जोरों से आने लगा है। अभी पिछले एक दो वर्ष पीछे मध्य प्रदेश पीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा देश की सीमा कैस्पियन सागर को नहीं टच करती। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो विद्यार्थी ने मैप का अध्ययन नहीं किया होगा उसे क्वेश्चन नहीं बना होगा। उसने बुक को कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, कितने भी अच्छे राइटर का, अगर उसने मैप का अध्ययन नहीं किया होगा तो ये क्वेश्चन उसे निश्चित रूप से नहीं बना होगा। इसके पीछे वजह यह है, इसको हम इस आधार पर कह सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंस हम इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पहले किसी बुक में लिखा ही नहीं था, तो पढ़ेगा कहाँ से। ये क्वेश्चन टोटली मानचित्र बेस पे था। अगर हमें कैस्पियन सागर पता है कि यहाँ पर है, दूसरी बात इसके आसपास के देशों को हमें पता है कौन कौन से देश हैं, तो उस देश को उस ऑप्शन से हम टैली करेंगे और देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ का है, ये देश होगा नहीं होगा तो हम बना लेंगे। परंतु जो मानचित्र नहीं पढ़ा होगा वो उस क्वेश्चन को हल कर ही नहीं पाएगा, कितना भी वो कितने भी अच्छे वो क्यों ना पढ़ा हो। इसलिए मानचित्र समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन पूछ देगा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर या पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। आप सुना देगा उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। दोस्तों पश्चिमी तट पर दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसलिए हमें मानचित्र बेस पर अध्ययन करना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे छोड़ रहे हैं। इसलिए आज ही हमारे चैनल से जुड़िए और सिस्टमेटिक रूप से पढ़िए। हमने स्लोगन लगाया है, आपकी पढ़ाई आपके द्वार। आप घर से पढ़िए, आपके घर, अपने रूम से बैठ के पढ़िए, परंतु पढ़िए जरूर। हम बेहतर से बेहतर तरीके से समझाएंगे। थोड़ी सी भरोसा हमारे पर रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों महाद्वीप समझा था हमने। महाद्वीप में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यूराल पर्वत, देखिए यहाँ है यूराल पर्वत, जहाँ मेरी उंगली जा रही है, यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप महाद्वीप का सीमा रेखा है, या यूराल पर्वतमाला के पूरब में एशिया है और पश्चिम में यूरोप है। तो ये देखिए यहाँ लिखा गया ऐसे करके यूराल, ये आएगा रूस, ये एशिया, ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। ये दोस्तों महाद्वीप हो गए। अब बात करते हैं हम पहले एक छोटे महाद्वीप से बात करते हैं। टिक मारते जाइएगा अपने अपने एटलस पे। आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चलते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या बृहद डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी होगा। देखिएगा टिक मारिए कैसे। इसी पर्वत श्रेणी पर एक चोटी होगी माउंट कोसिस्को, जिसकी ऊंचाई 2234 मीटर होगा। दोस्तों जब भी ऊंचाई होगी मीटर में होगी, गहराई जब भी होगी मीटर में होगी, लंबाई होगी किलोमीटर में होगी। 2234 मीटर।
माउंट कोसिस्को मिलेगा कहाँ पर? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अर्थात बृहद डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला, आपके पब्लिकेशन के भाषा के आधार पर लिखा होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में आएगा। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों थोड़ा सा इधर आएंगे आप तो बीचों बीच में मिलेगा मध्य निम्न भूमि, बृहद विक्टोरिया मरुस्थल, पश्चिमी गिस्बर्न मरुस्थल, बृहद सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, ये दोस्तों मरुस्थल है। इन सभी मरुस्थलों को मिलाकर या मोस्ट ऑफ बृहद विक्टोरिया मरुस्थल या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे दूसरा बड़ा मरुस्थल है। पहले हम सब जानते हैं, चलेंगे बताएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस महाद्वीप में बात करें, वहां मरुस्थल समझ लिया, पर्वत श्रेणी समझ लिया। अब इस महाद्वीप थोड़ा सा उत्तर पूर्वी भाग में जाइए समुद्र में तो मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। ये दोस्तों एक समुद्री जीव होता है प्रवाल। दुनिया में आधुनिक तकनीक कल कारखानाओं के विकास होने के कारण समुद्र का पानी दूषित होते जा रहा है। उस दूषित पानी की वजह से प्रवाल मरने लगता है और जब मरता है तो मरने की वजह से जो बॉडी होती है अवशिष्ट चीज़ें वो इकट्ठा होने लगती हैं लहरों के कारण। इकट्ठा होकर कुछ दिनों बाद वो चूना पत्थर में परिवर्तित हो जाती है और धीरे धीरे एक लंबे प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चूना पत्थर एक आइलैंड में परिवर्तित हो जाता है। वही चीज़ है बृहद बैरियर रीफ। मिलेगा यहाँ पर कोरल सागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी समुद्री भाग में सागर पूछेगा तो कोरल सागर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया दोस्तों, अच्छे से समझिएगा इसको। अब बात करें नदी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, डार्लिंग और मर्रे। डार्लिंग नदी यहां पर है, मर्रे नदी यहां पर है। एक झील मिलेगी आयर झील, ये बीचों बीच है। आयर झील दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा, समुद्र तल से 16 मीटर गहरा है आयर झील। एक जगह मिलेगा दोस्तों कालगुडी। एक कालगुडी सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए कालगुडी प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसमें बात करें तो प्रमुख शहर हम आगे तो समझ लेते हैं, यहाँ भी समझ लेते हैं। पर्थ मिलेगा, एडिलेड मिलेगा, मेलबर्न मिलेगा, सिडनी मिलेगा, कैनबरा मिलेगा, ब्रिस्बेन मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण शहर हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हम सुनते हैं तो क्रिकेट का भारत में बहुत क्रेज है और ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खासा क्रेज है। हम क्रिकेट से ऑस्ट्रेलिया को और करीब से जानते हैं। मतलब ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया को जानने में क्रिकेट एक बीच में कड़ी काम करता है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में छठा बड़ा देश है। जनसंख्या बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, साक्षरता वहाँ बहुत अच्छी है, परंतु वहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार एग्रीकल्चर या भेड़ पालन है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। औद्योगिक का विकास नहीं हुआ है, काफी कम मात्रा में मिलेगा। इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन होता है। पशुओं में सबसे ज्यादा भेड़।
यहाँ भेड़ पालन अच्छी होने के कारण यहाँ के भेड़ों से निर्मित ऊन बहुत महंगे पूरे विश्व में निर्यात किए जाते हैं, इसमें से यूरोप महाद्वीप बहुत होता है। भेड़ों का डिब्बाबंद मांस पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ बड़े पैमाने पर भेड़ पालन होता है। दोस्तों, महाद्वीप की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, 7 नंबर पर, परंतु देश की दृष्टि से छठा बड़ा देश है। दोस्तों, लगे हाथ हम चलते हैं अब इसी महाद्वीप में एक छोटा सा देश है न्यूजीलैंड। दोस्तों, बस मैप में छोटा सा देश है, परंतु अच्छा खासा देश है। इसकी एक राजधानी मिलेगी वेलिंगटन। वेलिंगटन की मुख्य विशेषता यह है कि विश्व में जितने भी देश हैं उनकी जितनी भी राजधानियां हैं, उन सब राजधानियों के सबसे दक्षिण में से राजधानी है वेलिंगटन। एक शहर मिलेगा यहाँ पर क्राइस्टचर्च, कुक पर्वत मिलेगा, कुक पर्वतमाला, ऑकलैंड शहर मिलेगा, और विशेष कुछ नहीं है, और छोटे छोटे दोस्त इसमें भी है और उतना हमको नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो आ जाएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पहले दक्षिण भाग को पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे आगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये महाद्वीप दोस्तों, जैसे जैसे मेरी उंगली जा रही, ये देखिए महाद्वीप है, जैसे यहाँ होगा। इस महाद्वीप में अगर बात करें बीच में तो मिलेगा पैटागोनिया मरुस्थल। ये देखिए मेरे हाथ के पास पैटागोनिया मरुस्थल है। ये अर्जेंटीना देश में है। ऊपर आएंगे तो ये जो भाग मिल रहा है, जो पर्वत दिख रहा है ना, देखिए ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, यहाँ से लाने वाले ऊंचा पर्वत दिख रहा है, यहाँ से देखिए ऐसे दिख रहा है, ऐसे ये वाला भाग, ये एंडीज पर्वतमाला है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमाला है। इसी पर्वतमाला पे अर्जेंटीना और चिली के सीमा रेखा के समथिंग ज़्यादा भाग अर्जेंटीना में पड़ता है। एक चोटी मिलेगी एकांकागुआ, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ देखिए यहाँ पे लिखा है एकांकागुआ, टिक मार लिया, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस महाद्वीप में घास के मैदान बहुत प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य मिलेगा पंपास, बहुत पढ़ा होगा हमने पंपास घास का मैदान। ये देखिए आज मिल रहा पंपास, ग्रांड चाको पंपास घास का मैदान है। ठीक, मरुस्थल में उनके मुख्यतः मिलेगा पैटागोनिया मरुस्थल। ठीक दोस्तों, इस महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण एक मिलेगा टीटीकाका झील, जो ऊंची पर्वत पर स्थित है। दूसरा मिलेगा एंजिल जलप्रपात। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ओरिनिको एक नदी मिलेगी, ओरिनिको नदी पर स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये दोस्तों वेनेजुएला के आसपास मिलेगा, वेनेजुएला देश के आसपास, ठीक मिलेगा, नोटिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, ओरिनिको नदी पर है। नीचे हम आएंगे तो ये वाला भाग जो दिख रहा है ये ब्राजील का भाग है। दोस्तों ये जो भाग दिख रहा है ये ब्राजील का पूरा भाग है, ठीक ना। इसमें मुख्य नदी मिलती है अमेजन। अमेजन नदी अगर अपवाह की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है।
परंतु अगर लेंथ वाइज नापा जाए तो दूसरी बड़ी नदी है। पहली बड़ी नदी हम बताएंगे आगे। अबवाह की दृष्टि से मतलब पानी कितना ज़्यादा बहता है, तो सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ये मिलेगी मुख्यतः ब्राज़ील में। दोस्तों अमेजन नदी बेसिन में, बेसिन मतलब होता है उसका वाटर एरिया, उस नदी से कितने एरिया को प्रभावित हो रहा है। घंघोर जंगल है, खतरनाक वाला। आज भी वैज्ञानिकों का पूर्णतः रिसर्च वहाँ नहीं पहुँच पाया है, इतना जंगल है। एक हॉलीवुड मूवी में एक सीरीज आई थी, मूवी आई थी एनाकोंडा। एनाकोंडा एक सर्फ है जो मुख्यतः अमेजन बेसिन में ही पाया जाता है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, बस अमेजन बेसिन में मिलता है एनाकोंडा। एक जगह मिलेगा मानोस, बीचों बीच, रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मानोस। दोस्तों ने अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो अगर इतना भी हम समझ लिए हैं मोटे स्तर पे तो पर्याप्त है। ठीक मारिएगा एक बार, इंडीज पर्वतमाला, पैटागोनिया महोत्सव, पंपास, ग्रांड चाको, ठीक, और इंडीज जलप्रपात, ओरिनोको नदी, अमेजन, इंडीज पर्वतमाला और एकांकागुआ। ये मुख्यतः प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है। अब इसी क्रम में हम आएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से 3 ही देश माने जाते हैं, कनाडा, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। इस महाद्वीप पे बात करें हम दोस्तों, प्राकृतिक दृष्टि से तो हडसन की खाड़ी दिख रहा है, मैक्सिको की खाड़ी, और ये जो रेंज बना हुआ है, ये पर्वत दिख रहा है, एक राकी पर्वतमाला, राकी पर्वतमाला। इधर दोस्तों दिख लेगा कमेले की खाड़ी, एक मिलेगा फंडी की खाड़ी। आप मेरा ज्वार भाटा वाला जैसे वीडियो देखिए, उसमें मेरे फंडी खाड़ी में बताया है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। दोस्तों माउंट मैकिले पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जो सबसे छोटी है उत्तरी अमेरिका की। अब दोस्तों ये बात करें इस महाद्वीप में तो मुख्यतः 5-6 झील हैं बड़े स्तर पे, जो बहुत चर्चा का विषय रहती हैं, हमेशा उन पे क्वेश्चन बनता है प्रत्येक परीक्षाओं में। इसमें मिलेगा बड़ी झील, मिलेगा सुपीरियर झील, दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यूएसए और कनाडा के सीमा रेखा पे स्थित है सुपीरियर झील। फिर मिलेगा मिशिगन झील, हुर्रोन झील, ओंटारियो झील, ईरी झील। झील तो बहुत हैं, परंतु इन झीलों को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको नाम बताएं ना, लीजिएगा राकी पर्वतमाला, माउंट मैकिले अलास्का वाले पार्ट में मिलेगा, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, लिब्राडोर सागर, बैफिन खाड़ी, ठीक। और ये जितने झील का नाम बताया मैं, इन झील का सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुर्रोन झील, ओंटारियो झील और ईरी झील, इनको जरूर टिक कीजिएगा, जरूर समझिएगा। अगर नदी की बात करें तो मिसिसिपी, मिसोरी, ये 2 नदियां मिलेंगी यूएसए में, जो बहुत पॉपुलर नदियों में से हैं, प्रसिद्ध नदियों में से हैं। ये रहा उत्तर अमेरिका।
अब बात करते हैं, हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ये रहा मेरा अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप ये वाला भाग देखिए, भूमध्य सागर दिख रहा है, भूमध्य सागर के दक्षिण में यहाँ लगा जिब्राल्टर, एक शब्द है जिब्राल्टर। देखिए जिब्राल्टर की संधि लिखा है, जिब्राल्टर की संधि से यूरोप से अलग होता है, देखो ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए मिलेगा लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर, सुएज कैनाल। दोस्तों सुएज कैनाल यहाँ देखिए छोटा सा स्थित है, यहाँ पर, यहाँ मेरा उंगली है। इस कैनाल के होने के कारण जो एशिया से यूरोप की व्यापार होती थी उसकी दूरी बहुत कम, जैसे करके ऐसे पहुँच जाते हैं लाल सागर होते हुए, पहले ऐसे पूरा घूमना पड़ता था, बहुत दूरी कम हो गई सुएज कैनाल का, इसलिए महत्वपूर्ण विषय है लाल सागर। आदम की खाड़ी जिबूती के पास मिलेगा, जहाँ बहुत चोरी होती है, डकैती होती है समुद्र में। फिर दोस्तों अगर इसके विषय में आ जाए अफ्रीका महाद्वीप में, ये आएगा मेडागास्कर, मेडागास्कर जैसे इसमें मिलेगा मोजाम्बिक चैनल, महत्वपूर्ण। अब बीच में आते हैं, नीचे शुरू करते हैं। एक मिलेगा कालाहारी मरुस्थल, ये दक्षिण अफ्रीका देश में मिलेगा। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल शुतुरमुर्ग के कारण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, शुतुरमुर्ग की पक्षी होती है, आप जानते हैं, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। नामीबिया मरुस्थल वहीं पास में। अगर मरुस्थल की बात करें, इस महाद्वीप में जो सबसे चर्चा का विषय है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वह है सहारा मरुस्थल। दोस्तों ये महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, बड़े एरिया कवर करता है मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल, ध्यान दीजिएगा। एक पर्वतमाला मिलेगा एटलस पर्वत श्रेणी, यहाँ देखिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक देश मिलेगा किनिया, किनिया में चोटी मिलेगी किलीमंजारो, ये देख किलीमंजारो यहाँ पर है। नदी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नदी इसमें मिलेगी नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों इसका उद्भव होता है विक्टोरिया झील से, समाप्त जाके होता है भूमध्य सागर में, काहिरा के पास। मिस्र में एक शहर है काहिरा, वहाँ के पास जाके समाप्त होता है नदी का। और एक नदी मिलेगी नाइजर नदी मिलेगी। दोस्तों नाइजर नदी को तेल नदी बोलते हैं, क्योंकि तेल उसमें फ्लोटिंग मोड में रहता है, ऊपर वो उड़ते बहते रहता है। एक मिलेगा जायरे नदी, दोस्तों यहाँ पर देखिए, जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जरूर पॉइंट कीजिएगा। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर मिलेगा दक्षिण अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर लिम्पोपो नदी, यदि मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो, और जायरे काटती है विषुवत रेखा को 2 बार, ठीक। दोस्तों यहाँ मिलेगा गिनी की खाड़ी। गिनी खाड़ी दोस्तों दास व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा अफ्रीका महाद्वीप का हम मोटे तौर पर प्राकृतिक अध्ययन किए हम लोगों ने। नदी पढ़ लिए, पहाड़ पढ़ लिए, चोटी पढ़ लिए, मरुस्थल पढ़ लिए, ठीक, झील पढ़ लिए। दोस्तों यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा टाना झील, ताना झील, यहीं पे टाना झील नहीं दिया है इसमें। दोस्तों टाना झील से माना जाता है मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा। नाइसा झील मिलेगा, चार्ट झील मिलेगा, ठीक ना। अब चलते हैं यूरोप में। यूरोप दोस्तों प्राकृतिक रूप से छोटा महाद्वीप है, बहुत बड़ा महाद्वीप नहीं है, परंतु आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी संपन्न महाद्वीप है। प्राकृतिक दृष्टि से देखिए ये छोटा सा महाद्वीप है, एक काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। देखिए दोस्तों यहाँ पे मिलेगा स्पेन और क्या कहते हैं कि
यूके। यहाँ बीच में मिलेगा एक तो दोस्तों इंग्लिश चैनल, बहुत चर्चा का विषय रहता है। इस महाद्वीप नदी की बात करें तो राइन नदी मिलेगा, ये देखिए दोस्तों मिलेगा राइन नदी। और यूके वाले पार्ट में देखिएगा मिलेगा थेम्स नदी। और दोस्तों इधर से आती होगी रूस वाले पार्ट से डॉन नदी, बोल्गा मिलेगा, बोल्गा नदी मिलेगा, ठीक। अगर सागर की बात करें तो बाल्टिक सागर महत्वपूर्ण है, ये वाला महाद्वीप। इसकी बात करें बीच में उसमें मिलेगा, इस महाद्वीप सबसे छोटी मिलेगा रूस में, यहीं पे होगा एल्बुस, एल्बुस करके होगा यहाँ पर, लिख लीजिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। यूरोप महाद्वीप सबसे छोटी है एल्बुस, ठीक ना, रूस में मिलेगा। भूमध्य सागर से पढ़िए, इधर इंग्लिश चैनल पढ़ लिए, ठीक, काला सागर पढ़ लिए, बाल्टिक सागर पढ़ लिए, दूसरा मिलेगा श्वेत सागर, काला भी मिला था, श्वेत मिला, अभी येलो भी मिलेगा। कैस्पियन सागर मिल गया, और यहाँ मिलेगा ब्लैक फॉरेस्ट बीचों बीच, काला वन, ठीक, यूरोप महाद्वीप। अब आते हैं एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ी महाद्वीप है जिसमें हम निवास करते हैं। पहले तो यूरोप पूरा समझ लीजिए, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसमें दोस्तों तो जो ये खाड़ी देश हैं, ज्यादातर भूमि वहां की मरुस्थल है। इसमें ढेर सारे मरुस्थल मिले, छोटे छोटे मरुस्थल मिलेंगे, बड़े मरुस्थल कोई नहीं, छोटे छोटे मरुस्थल है बाकी, परंतु ढेर सारे मरुस्थल हैं। इस महाद्वीप में आए तो चीन वाले भाग में चलेंगे हम लोग, तो हिमालय पर्वत यहीं पे मिलेगा, सागर माथा जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो विश्व की सबसे चोटी है। चीन वाले भाग में मिलेगा तिब्बत का पठार, जो सबसे ऊंचा पठार है, सबसे अलग कलर का है, जिसे विश्व का छवि कहते हैं। मिलेगा ऊपर मिलेगा कुरुनशान, यहीं मिलेगा टकला मकान मरुस्थल, यहीं पर देखिए टकला मकान, यह लिखा है, ताकली लिखा है लेकिन परंतु होता है टकला मकान, टकला मकान मरुस्थल, ठीक। मंगोलिया के पठार गोबी मरुस्थल चीन वाले भाग में है। मंगोलिया का पठार चीन और मंगोलिया के बीच में मिलेगा। गोबी मरुस्थल चीन में मिलेगा। चीन में मुख्यतः दो मरुस्थल जरूर याद कीजिएगा, टकला मकान मरुस्थल और गोबी मरुस्थल, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये रूस का भाग दोस्तों जो पूर्वी जो रूस है, इसे विशेष कुछ नहीं है, पूरी भूमि खाली पड़ी है, रूस ने कुछ किया ही नहीं है, पूरा जगह खाली पड़ी है, लेकिन रूस के कब्जे में है, ध्यान दीजिएगा। चीन वाले भाग में ये हुआ दोस्तों, अगर भारत है, भारत को हम बाद में पढ़ेंगे, वो छोड़ते हैं। भारत के पास आए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। अब दोस्तों इधर आएगा, इसे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं जापान। जापान बड़ा चर्चा का विषय रहता है, यहाँ लगा जापान सागर, ठीक। इधर खाड़ी आएंगे, इधर नीचे आएंगे तो आरापुरा सागर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले भाग में। ये सुमात्रा जो है दोस्तों इंडोनेशिया वाला पार्ट है, इंडोनेशिया वाला पार्ट है। इसमें विशेष बड़े सागर नहीं, फिलीपींस सागर है। एक चीज प्राकृतिक मैप में और समझते हैं हम, जो समझने का विषय है। एक होता है जल संधि और एक होता है जल डमरू मध्य। दोस्तों जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी जल संधियां पढ़ने को मिलेंगे हमें आगे चल के। जल संधि, संधि मतलब जोड़ना, दो जल क्षेत्रों के मध्य संधि कर दे और दो भूमि खंडों को अलग कर दे, वह जल संधि कहलाती है। जैसे हम समझिए बड़े स्तर पर दोस्तों, यहां देखिए मिलेगा मलक्का जल संधि,
ए वाले क्षेत्र को संधि करा दे रही है और इन दोनों भाग को अलग करा दी। जैसे यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया वाले पास में, ऑस्ट्रेलिया के नीचे में लिखा तस्मानिया, उसको किस प्रदेश है, बीच में लिखा बास जल संधि। ए वाले पानी को जोड़ दिया आपस में और इन दोनों भूमियों को अलग कर दिया, ये हुआ जल संधि। जल डमरू मध्य जस्ट इसका अपोजिट, दो भूखंडों को जोड़ दे, दो जल क्षेत्रों को अलग कर दे, जल डमरू मध्य कहलाता है। ये देखो दोस्तों, ये सफेद दिख रहा है मैप पर, एक ग्रीनलैंड डेनमार्क देश के अधीन है। ये पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ है। एक समान से तुम समझिएगा, अगर प्राकृतिक मैप पर सफेद दिखा रहा है तो बर्फ होगा, ठीक। ये पूरा बर्फ है ग्रीनलैंड। ये रहा हमारे विश्व के प्राकृतिक मैप का सामान्य चर्चा। दोस्तों आगे हम और भी से प्रयास करेंगे डीपली पढ़ने का, महाद्वीप महाद्वीप भाई कुछ देशों को बताएंगे, उनकी विशेषताओं को बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जरूर समझ में आया होगा। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे इस प्रयास के साथ जुड़ जाएं आप, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आप लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।